नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, विज्ञान में या साइंस में हम लोग जीएस के लिए पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान या फिजिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ टॉपिक। और जैसा कि आप अगर पिछली क्लास में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग राशियों को पढ़ रहे हैं, उनके मापन को पढ़ रहे हैं, कुछ मात्रकों को देख रहे हैं। हमने देखा था कि फिजिक्स में जो है 8 भागों में बांटा गया है उसको अध्ययन की सुविधा के लिए। तो हमने ये देखा था कि उसमें सबसे पहला जो भाग था वो था यांत्रिकी या मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में दोस्तों हम शुरू कर रहे थे भौतिक राशियों से। हमने उनके मात्रकों को देखा, हमने उनकी मात्रक प्रणालियों को देखा, जिसमें एसआई पद्धति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हमने मूल मात्रकों को देखा, हमने संपूरक मात्रकों को देखा और उसी के साथ हमने जो है व्युत्पन्न मात्रकों को भी देख लिया था। आज दोस्तों हम आपको कुछ और मात्रकों के बारे में बताएंगे, जो भी कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं उनके बारे में भी हम आपको डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए आपको लेके चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों के साथ। शुरू करते हैं दोस्तों। आइए हम लेके चलते हैं आपको लंबी दूरी मापने वाले मात्रकों के लिए। लंबी दूरी मापने वाले मात्रक। लंबी दूरी मापने वाले मात्रक। आइए देखते हैं लंबी दूरी मापने वाले मात्रक कौन से हैं। ठीक है, जैसे आप मीटर में, किलोमीटर में दूरी नापते हैं, लेकिन अगर हमें खगोलीय दूरियां नापनी हो, जैसे हमें ये पता लगाना हो कि सूर्य जो होता है, जो कि एक तारा है, ये हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, तो क्या आपको लगता है मीटर या किलोमीटर में हम इसको माप पाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक लंबी दूरी है जिसके मापन के लिए हमें दूसरे तरह के मात्रकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो वो दूसरे तरह के मात्रक कौन है दोस्तों? वो मात्रक हैं हमारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या खगोलीय इकाई। क्या है? खगोलीय दूरी। क्या है वो? खगोलीय दूरी। आइए देखते हैं खगोलीय दूरी के बारे में, देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो मात्रक है लंबी दूरी का वो है खगोलीय दूरी। क्या है? खगोलीय दूरी। इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको एयू कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये दरअसल किस लिए होता है? ये सूर्य, ये किसके लिए होता है दोस्तों? ये सूर्य और पृथ्वी ऐसे खगोलीय पिंडों के बीच की माध्य दूरी को निकालने के लिए होता है। माध्य दूरी को निकालने के लिए होता है। सूर्य और पृथ्वी जैसे ग्रहों की, ये ग्रह और उपग्रहों की या ग्रह और तारों की, इनके बीच की माध्य दूरी निकालने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय दूरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि ये होता क्या है, ये किसके बराबर होता है। अगर हम इसको मीटर में निकालते हैं तो किसके बराबर होता है? 1.495 इंटू, अगर हम 1.495 में 10 पावर 11 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा इतने मीटर। अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम निकालें तो 1.495 इंटू 10 का पावर 11 मीटर होगा। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मेजरमेंट है मीटर में। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मेजरमेंट है मीटर में। कितना होगा? 1.495 इंटू 10 पावर 11। क्लियर हुआ? चलिए अब एक दूसरी महत्वपूर्ण दूरी के मात्रक की बात करते हैं। काफी बड़ी दूरी के लिए उसका मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आप परिचित भी होंगे उस शब्द से।
वो है हमारा प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर। लाइट ईयर कहते हैं। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों? प्रकाश वर्ष एक वर्ष तक प्रकाश जो है कि चली गई दूरी को कहते हैं। अगर प्रकाश अपनी गति से एक वर्ष तक जो दूरी तय करता है उसे ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा चली गई दूरी मतलब लगातार प्रकाश अगर चलता रहे तो एक वर्ष पश्चात वो जितनी दूरी तय करेगा वो क्या होगी? एक प्रकाश वर्ष होगी। ठीक है, अब सोचिए प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब सोचिए दोस्तों, प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इतनी गति से अगर प्रकाश पूरे एक वर्ष जो है सफर करता है या चलता रहता है लगातार, तब जाके जो है जितना दूर पहुंचेगा वो एक प्रकाश वर्ष कहलाएगा। मतलब सोचिए कितनी दूरी तय कर लेता है। सोचिए प्रकाश वर्ष कितनी दूरी तय कर लेता है, मतलब कितनी बड़ी बात है। अगर मीटर में इसको निकाला जाए एक प्रकाश वर्ष को तो कितना होगा? 9.46 इंटू 9.46 इंटू 10 का पावर 15 एक प्रकाश वर्ष। इतने मीटर होगा। अगर एक प्रकाश वर्ष को मीटर में निकाला जाए तो कितना होगा दोस्तों? 9.46 इंटू 10 का पावर 15 इतने मीटर होगा। इतने मीटर एक प्रकाश वर्ष का मेजरमेंट होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए एक और इकाई है लंबी दूरी की मापने की। प्रकाश वर्ष आपको क्लियर हो गया? इससे सवाल पूछता है, मतलब एक वर्ष द्वारा प्रकाश में चली गई दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष की स्पीड, प्रकाश की स्पीड आपको पता चल गई कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये सफर करता है। और इस गति से अगर वो पूरे एक वर्ष चलता रहे तब वो क्या होगा? एक प्रकाश वर्ष होगा, जो बराबर है किसके? 9.46 इंटू 10 पावर 15 के, इतने मीटर के बराबर। ठीक है, अब देखिए प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी भी है। अगर हमें लंबी दूरियां नापना हो तो लंबी दूरी के मापन के लिए, खगोलीय दूरी मापन के लिए इससे भी बड़ी एक यूनिट है। वो क्या है दोस्तों? वो है पारसेक। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष से तो आप परिचित होंगे। अगली वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है पारसेक। ये क्या है? पारसेक। पारसेक प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है या छोटा होता है? प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है या छोटा होता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष। मतलब एक बराबर 3.62 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.62 प्रकाश वर्ष। मतलब लगभग 3 गुना बड़ा होता है पारसेक। किससे? प्रकाश वर्ष से। अगर यही हम जो है मीटर में निकालें, तब कितना होगा? तो 3.08 इंटू 10 पावर 15। 10 पावर कितना होगा? 15 मीटर। अगर मीटर में निकालना हो तो कितना होगा? 3.08, इसको कभी कभी 3 ही लिख देते हैं, किसी पुस्तक में ये 3 भी आता है। मतलब 3.3 इंटू 10 का पावर 15 मीटर।
तो अगर इसको मीटर में आपको निकालना हो पार्सेक को तो कितना निकालेंगे, 3 इंटू 10 पावर 15 मीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10 का पावर 15। और अगर प्रकाश वर्ष से इसकी तुलना की जाए तब क्या लिखेंगे, एक पार्सेक बराबर 3.62 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। क्लियर हुआ। तो ये मेजरमेंट जो है लंबी दूरियों के लिए होता है, जब ऐसी दूरियां जो आसानी से मापी नहीं जाती, जो किलोमीटर मीटर में नहीं मापी जा सकती, खगोलीय दूरियों के मापन के लिए 3 यूनिट हमने देखी दोस्तों। हमने कौन कौन सी यूनिट देखी, वो 3 यूनिट कौन कौन सी देखी हमने। एक हमने देखी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो खगोलीय दूरी कहते हैं जिसे, खगोलीय दूरी, इससे बड़ा होता है प्रकाश वर्ष, और इससे बड़ा होता है क्या, ये होता है पारसेक। लगभग 3 गुना होता है प्रकाश वर्ष के, 3 टाइम्स। ठीक है, ये हो गई खगोलीय या काफी लंबी दूरियों के मापन के लिए यूनिट। चलिए ये हमने देख लिया। अब देखिए क्या कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें जाननी है। कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे चंद्रमास, आपने सुना होगा चंद्रमास। एक चंद्रमास क्या होता है, ये बराबर होता है 4 सप्ताह के। 4 सप्ताह के अर्थात 4 सप्ताह मतलब कितने, 28 दिन। कितने, 28 दिन के। ये कितने के बराबर होता है, मतलब ये मान लीजिए 28 दिन या 4 सप्ताह के। अब हम सौर मास देख लेते हैं। सौर मास, अगर ये आए कि सौर मास कितने बराबर होता है, तब आप क्या लिखेंगे, सौर मास होता है 30 या 31 दिन का। 30 या 31 दिन का क्या होगा, एक सौर मास होगा। अब इसमें देखिए फरवरी जो होती है ये 28 या 29 दिन की होगी। फरवरी 28 या 29 दिन की होगी। बाकी जो है 30 या 31 दिन का सौर मास होता है। इसी तरह सौर वर्ष होता है। क्या होता है, सौर वर्ष। ये कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। पूरा तो जो है पृथ्वी 365 सही 1/4 में चक्कर लगाती है। 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है। तो जो एक दिन बढ़ जाता है, 4 साल में, अगर 1/4 1 साल में बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, 4 साल में एक बार जो है एक दिन बढ़ जाएगा। तो 365 दिन की बजाय 366 दिन जब हो जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है, तब इसको क्या कहते हैं, लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब 365 सही 1/4 का मतलब क्या हुआ, 6 घंटे बढ़ गए। अब यही घंटे 6, मान लीजिए पृथ्वी ने चक्कर लगाया कितने दिन में, 365 सही 1/4। अब 365 दिन में पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया। 1/4 क्या है, 1/4 है 6 घंटे। कैसे, 24 का अगर हम 24 का 4 में भाग देंगे, 24 गुणे 1/4 करेंगे तो 4 6 24, मतलब 6 घंटे आएगा। मतलब 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब जब 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो इसको जब हम हर 6 घंटे को 4 साल पे जोड़ेंगे, ये हर बार 6 घंटा जुड़ता चला जाएगा। ये हर बार 6 घंटा जुड़ता चला जाएगा। पहले साल 6 घंटा, दूसरे साल 6 घंटा, तीसरे साल 6 घंटा, चौथे। तो ये 4 साल पे क्या हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है। 24 घंटे हो जाते हैं। यही 24 घंटे मिला के क्या हो जाता है, एक दिन हो जाता है। अब इसी एक दिन को 365 में हम एक दिन को जोड़ देते हैं, 365 धन 1। लेकिन ये क्या होता है, प्रति 4 वर्ष पश्चात। प्रति 4 वर्ष पश्चात, हर 4 वर्ष के बाद एक दिन जुड़ जाता है। तो ये हो जाता है 366 दिन, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं।
जिसमें हम क्या कहते हैं इसको, लीप ईयर। क्लियर हुआ, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अगली चीज़ समझ लेते हैं और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे किलोग्राम, कुंटल, ये तो आपको पता ही होगा, छोटे छोटे मात्रक हैं। 100 ग्राम, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए 1000 ग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। अब अगर 100 किलोग्राम की बात किया जाए तो 100 किलोग्राम में कितना होगा, 1 क्विंटल। अगर हम 1000 किलोग्राम की बात करें, 1000 किलोग्राम की बात करें तो क्या होगा, 1 मीट्रिक टन होगा। अच्छा, आपने मन सुना होगा, पुराने समय का मेजरमेंट है एक मन। एक मन में कितने किलोग्राम होता है, एक मन में कितने किलोग्राम, जैसे आप सुनते हैं कितने मन अनाज दिया गया, तो एक मन में 40 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 40 किलोग्राम अनाज होता है। ठीक है, तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में हमको नहीं जाना है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, देख लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एकड़ समझ लेते हैं, एकड़ को देख लेते हैं, हेक्टेयर को देख लेते हैं। ठीक है, आइए एकड़ और हेक्टेयर का संबंध देख लिया जाए, क्योंकि ये आपको काम आ सकता है। एक एकड़ में पहले जानिए कि वर्ग गज कितना होता है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, 4840 वर्ग गज के। 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ये आपको नोट्स में मिल जाएगी, ये चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं ये चीज़ें सीधे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है, 1 हेक्टेयर, अगर हेक्टेयर और एकड़ का संबंध लिया जाए तो 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है। मतलब 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, 4840 वर्ग गज के। इसी तरह 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है, 2.5 एकड़ के बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर कितने बराबर होता है, 1 वर्ग किलोमीटर 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। 1 वर्ग किलोमीटर मतलब ये बड़ी इकाई है, ये बराबर होता है 100 हेक्टेयर के। मतलब 100 हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ, ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। अब चलिए ठीक है, देख लेते हैं। गैलन आपने सुना होगा, जब लिक्विड को नापते हैं, तेल को नापते हैं, तो सेंस में आपने गैलन सुना होगा। तो गैलन में कितना लीटर होता है आपको पता है, 3 लीटर होता है। 1 गैलन तेल, 1 गैलन तेल में कितना होता है, 3.08 लीटर। 3.08 या 3.8 कह सकते हैं, 3.8 लीटर। 3.7 कुछ होता है तो उसको आप 8 कह सकते हैं। मतलब 3.8 लीटर बराबर होता है 1 गैलन। ये लिक्विड नापने के लिए इस्तेमाल होता है, तेल पेट्रोलियम उत्पादों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैलन क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम इसके आगे क्या देखते हैं, मेगावाट भी देख लेते हैं। वाट तो आप जानते ही हैं, वाट क्या है, इकाई है विद्युत के नापने की। ठीक है, अब देखिए हमको ये जानना है कि जो मेगावाट है इसको समझते हैं। मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है, मेगावाट आपने सुना होगा, इतने मेगावाट की परियोजनाएं यहाँ चलाई जा रही हैं। आपने देखा होगा कि इतने वाट मेगावाट की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। वाट क्या है, अश्वशक्ति दिखाता है, ये पावर दिखाता है। अब 10 घाते मान लीजिए 746 वाट। सबसे पहले आप देखते हैं 746। अश्वशक्ति आपने सुना होगा दोस्तों, अश्वशक्ति 746 वाट की एक अश्वशक्ति होती है, जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं, अश्वशक्ति कहते हैं। अश्वशक्ति एक बराबर कितना होता है, 746 वाट के होता है।
कितने होता है 746 वाट के। अब 10⁻6 होता है, 10⁻6 मिलियन वाट अगर हम निकालते हैं तो ये बराबर होता है 1 मेगावाट के। एक मेगावाट दोस्तों कितने बराबर होता है 10⁻6 मिलियन, 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर 1 मेगावाट होता है। मतलब सोचिए अगर कोई परियोजना 25 मेगावाट की है या 2500 मेगावाट की, सोचिए कितना जो है मिलियन वाट उससे उत्पादित होगा। तो ये बहुत बड़ी जो है इकाई है मेगावाट। ठीक है, चलिए ये छोटी छोटी है चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि मापन किस में किया जाता है, किन चीजों का मापन किस चीज में किया जाता है। जैसे जल प्रवाह है, जल प्रवाह को जब हम नापते हैं तो वो किस में नापते हैं, जल प्रवाह, जल प्रवाह इसको हम किस में नापते हैं, इसको नापते हैं क्यूबिक प्रति मीटर सेकेंड, या इसे हम क्यूसेक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूसेक। जल प्रवाह की दर को हम किस में मापते हैं, क्यूसेक में मापते हैं। किस में मापते हैं, क्यूसेक में मापते हैं। अब देखिए और क्या आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए ध्वनि को किस में मापते हैं, देखिए ये इकाई है, ये क्या है, मात्रक है। तो अगर ध्वनि की बात किया जाए तो ध्वनि की बात किया जाए तो ध्वनि को किस में मापते हैं, ध्वनि का मात्रक क्या है दोस्तों, ध्वनि का मात्रक है डेसिबल। ध्वनि का मात्रक क्या है, डेसिबल। मतलब इतने डेसिबल की ध्वनि जो है नुकसान करती है, इतने डेसिबल की ध्वनि हम जो है सुन पाते हैं। हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज भी ध्वनि नापने का एक मात्रक है। हमको पता है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ये जो परास है मतलब 20,000 हर्ट्ज तक मैक्सिमम और मिनिमम 20 हर्ट्ज, ये जो ध्वनियां होती हैं इसी के बीच की ध्वनि को मनुष्य जो है सुन सकता है। इसके कम की ध्वनि जो होती है, 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है इसको क्या कहते हैं, अपश्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं, अपश्रव्य तरंगे। अब अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य क्या करता है, मनुष्य नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। अब 20,000 हर्ट्ज से अगर क्रॉस करती हैं तो ये क्या होती हैं, पराश्रव्य तरंगे। इनको भी जो है मनुष्य नहीं सुन सकता। तो हर्ट्ज भी क्या है, मात्रक है किस चीज का, ध्वनि का, जिस तरह डेसिबल मात्रक है। ठीक है, ये मात्रकों से भी सवाल पूछा जाता है, आप नोट्स में इनको बना के याद कर लीजिए। एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ये तरंग दैर्घ्य नापने का यंत्र है। तरंग दैर्घ्य किस में नापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी नापने की इकाई है, तरंग दैर्घ्य की। ठीक है, तरंग, इसको लैम्डा से निरूपित किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य की। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये देखिए छोटी छोटी इकाइयां हैं, मात्रक हैं जिनको हमें ध्यान देना है। अब देखिए सेंटीग्रेड क्या है, सेंटीग्रेड आपने सुना होगा ना, 75 सेंटीग्रेड, 104 सेंटीग्रेड, ये क्या है, ये ताप की इकाई है। सेंटीग्रेड क्या है दोस्तों, सेंटीग्रेड ये क्या है, ताप की इकाई है। फॉरेनहाइट क्या है, ये भी ताप की है। फॉरेनहाइट ये क्या है, ताप की इकाई है, ताप मापन की इकाई है। समुद्री मील या नॉटिकल मील, समुद्री मील या नॉटिकल मील ये क्या है, आपने मैप में देखा होगा कि ये जगह इससे इतने समुद्री मील की दूरी पर स्थित है, इसको हम नॉटिकल मील भी कहते हैं, नॉटिकल मील। अब ये जो नॉटिकल मील या समुद्री मील है ये क्या है, जो नौ संचालन में दूरियां प्रयुक्त होती हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समुद्र की में जो दूरियां कैलकुलेट की जाती हैं नौ संचालन के दौरान वो होती हैं समुद्री मील या नॉटिकल मील। ठीक है,
उसमें इसी इकाई का इस्तेमाल होता है मापन में। क्लियर हुआ? चलिए, ये कुछ मात्रक थे, कुछ राशियां थी, इनको हमने देखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हीं को हमने आपको बताया। बाकी जो है किताबों में दिया गया है, बहुत सारी है राशियां, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको उन्हीं को फोकस करना है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, अब आइए हम कुछ मापक यंत्रों को देखते हैं दोस्तों। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने मात्रकों को देखा, हमने भौतिक राशियों को देखा, हमने क्या पढ़ा अब तक? भौतिक राशियों को पढ़ा, उनके मात्रकों को देखा। अब देखिए जो अगला टॉपिक हमारा है, जहाँ से सवाल पूछा जाता है मिलान के लिए, इसमें मिलान के लिए सवाल आते हैं परीक्षाओं में। ये टॉपिक क्या है? मापक यंत्र। इसका मापन किससे किया जाता है? हमको क्या पढ़ना है? मापक यंत्र। मापक यंत्र, मापक यंत्र हमको पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, एमीटर से शुरू करते हैं। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? ये ऊंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऊंचाई को मापने के लिए, ऊंचाई के मापन में, खासकर किसमें? विमानों में। किसमें? जो विमान होते हैं उसमें जो है ऊंचाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मतलब अल्टीमीटर का जो है इस्तेमाल किसमें होता है? ऊंचाई के मापन में होता है। और किसकी ऊंचाई के बारे में? विमानों में इसका इस्तेमाल होता है, विमानों की ऊंचाई के मामले में। ठीक है, आइए देखते हैं अमीटर। इसको सुना होगा आपने, अमीटर। ए मीटर, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए। विद्युत धारा के मापन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है मापक यंत्र का? वो है अमीटर। विद्युत धारा के मापन के लिए। ये आपको महत्वपूर्ण है, ये सब चीजें आपको याद करना होगा दोस्तों। यहाँ से सवाल पूछता है मिलान के लिए, गलत नहीं होना चाहिए। एनीमोमीटर, आइए देखते हैं दूसरा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर है वायु वेग मापी। क्या है? वायु वेग मापी। वायु वेग मापी, हवाओं के वेग को जो है हम किस में नापते हैं? वायु के वेग को हम किस मापक यंत्र से नापते हैं? वो यंत्र का नाम है एनीमोमीटर। उस यंत्र का नाम क्या है? एनीमोमीटर। अब एंटीनोमीटर, इसी तरह मिलता जुलता नाम है, एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर किस चीज का मापन करता है दोस्तों? एंटीनोमीटर करता है सौर उपकरण का, सौर विकिरण का, सौर विकिरण। ये उपकरण जो है ये सौर विकिरण को, या इसको कहेंगे सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? सोलर रेडिएशन के मेजरमेंट के लिए। मतलब सौर विकिरण को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? एंटीनोमीटर। अब एक है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, अब देखिए ऑडियोमीटर के शब्द से ही आपको समझ में आ गया कि ऑडियो से रिलेटेड कुछ है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए। मतलब ध्वनि कितनी तीव्र है के मापन के लिए। ध्वनि कितनी तीव्र है या उसकी तीव्रता कितनी कम है या ज्यादा है, इस चीज के मापन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑडियोमीटर का। अब देखिए एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर, तो वाहनों में जो गति होती है उसको मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑडियोमीटर और ओडोमीटर का अंतर आप एकदम स्पष्ट समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ओडोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसके लिए। बैरोमीटर, बैरोमीटर
मीटर। बैरोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है वायुमंडलीय दाब के लिए, वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए। ओडोमीटर किसके लिए? वाहनों में गति के मापन के लिए, गति के मापन के लिए। क्लियर हुआ? ऑडियोमीटर किसके लिए? ऑडियो की तीव्रता के लिए, मतलब ध्वनि की तीव्रता के लिए। ओडोमीटर किसके लिए? वाहनों में गति के मापन के लिए। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब से संबंधित होता है, ठीक है, इसको याद करिएगा। अल्टीमीटर किसके लिए? ऊंचाई के लिए, खासकर विमानों में। एमीटर विद्युत धारा, ये आप इससे परिचित होंगे इस यंत्र से। एनीमोमीटर वायु वेग मापी है। एंटीनोमीटर किसके लिए है? सोलर रेडिएशन के लिए, ठीक है। अब देखिए कैलिपर्स, कैलिपर्स वर्नियर कैलिपर्स आपने देखा होगा, आपने प्रयोग किया होगा पिछली छोटी कक्षाओं में, कक्षा 9-10 में जो है आपने इसके बारे में, इस यंत्र के बारे में पढ़ा होगा, कैलिपर्स के बारे में। कैलिपर्स क्या है? ये किसी भी वस्तु का आंतरिक और बाह्य व्यास मापने की एक युक्ति है, ठीक है। क्या है ये? कैलिपर्स। ये किसी भी वस्तु का आंतरिक और बाहरी, मतलब आंतरिक और बाहरी दोनों व्यास मापने का एक यंत्र है। व्यास मापन यंत्र। किसी वस्तु का आंतरिक या बाह्य व्यास मापने की युक्ति क्या है? उसको हम कैलिपर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए कार्डियोग्राफ देख लेते हैं। कार्डियोग्राफ ये हृदय से संबंधित है। कार्डियो है तो हृदय से संबंधित है, तो हृदय गति को जिस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या होता है? कार्डियोग्राफ होता है। हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कार्डियोग्राफ महत्वपूर्ण है, कार्डियोग्राफ परीक्षाओं में पूछा गया कई बार। तो कार्डियोग्राफ किसके लिए इस्तेमाल होता है मापक यंत्र? ये हृदय गति को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एटमोमीटर, अगला देखते हैं। एटमोमीटर तो वायुमंडल के लिए ये इस्तेमाल होता है। एटमोमीटर वाष्पीकरण के लिए, एटमोमीटर वाष्पीकरण मापी यंत्र। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? एटमोमीटर का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस से समझ लीजिए एटमॉस्फेयर की बात हो रही, तो एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में किसी चीज के मापन की बात हो रही, तो अंदाजा लगा लीजिएगा वाष्प के मापन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वेपोराइजेशन जो होता है, वाष्पीकरण होता है, उसी को किस चीज से मापा जाता है यंत्र से? वो होता है एटमोमीटर। क्या होता है? एटमोमीटर। अब क्रायोमीटर, एक होता है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? क्रायो, जहां क्रायो शब्द आए हमेशा याद रखिएगा निम्न ताप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बहुत ही कम टेम्परेचर की बात हो रही है। तो ये एक तरह का क्रायोमीटर क्या है? क्रायोमीटर एक तरह का क्या है? थर्मामीटर है। एक तरह का थर्मामीटर है जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? अति निम्न ताप के लिए। अति निम्न ताप के मापन के लिए, बहुत ही अधिक जो है निम्न ताप के मापन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वो क्या है? क्रायोमीटर। क्लियर हुआ? चलिए क्रायोमीटर आपने देख लिया। किस्कोग्राफ देखते हैं क्या है। किस्कोग्राफ अगला यंत्र क्या है? मापक यंत्र किस्कोग्राफ।
केस्कोग्राफ, केस्कोग्राफ। दोस्तों पौधों में वृद्धि होती है, आपने देखा होगा पादपों में बहुत सूक्ष्म वृद्धि होती है, तो आप अपनी आंखों से उस वृद्धि को महसूस नहीं कर सकते। आप अगर अचानक एक पौधे की वृद्धि को आप देख रहे हैं और काफी लंबे गैप के बाद आप उस पौधे को देखेंगे तो भले आपको महसूस हो, लेकिन उसकी जो त्वरित वृद्धि है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये केवल एक यंत्र से ही संभव होता है। वो क्या है? केस्कोग्राफ। तो ये क्या करता है? पौधों में वृद्धि को मापता है। क्या करता है? पौधों में वृद्धि को मापने का यंत्र क्या है? केस्कोग्राफ है। ठीक है, वो यंत्र कौन सा है दोस्तों? केस्कोग्राफ। चलिए डायनमो, डायनमो देख लेते हैं, इससे आप परिचित होंगे। डायनमो, डायनमो जो है एक युक्ति है, एक तरह की जो है डिवाइस है। डायनमो क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली एक डिवाइस है। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली एक डिवाइस है, में बदलने वाला यंत्र है या डिवाइस, बदलने वाला यंत्र। ठीक है, क्या है डायनमो? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली एक डिवाइस है, उसका नाम क्या है? डायनमो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ एक है, इलेक्ट्रो काफी बड़ा नाम है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। ये भी एक तरह से हेल्थ से रिलेटेड है। ईईजी, ईईजी ये मस्तिष्क को नापने के लिए है। जो मस्तिष्क में विद्युतीय संकेत होते हैं, विद्युतीय संकेत होते हैं मस्तिष्क में, मतलब जो ब्रेन में इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स होते हैं जिससे जो है मस्तिष्क की क्रियाविधि को मापा जाता है। तो मस्तिष्क के उन विद्युतीय संकेतों को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ ये होता है ईईजी, जो मस्तिष्क में विद्युतीय संकेतों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए और देख लेते हैं दूसरा, इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर तो ये विद्युत आवेश के लिए होगा, इलेक्ट्रिक की बात है तो विद्युत आवेश की बात होगी। इलेक्ट्रोमीटर तो इलेक्ट्रोमीटर किसके लिए है? विद्युत आवेश या विभवांतर। विद्युत आवेश को नापने के लिए या विभवांतर को नापने के लिए कौन से मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर। अब जो है एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इसी तरह एक होता है इलेक्ट्रिक से ही जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है दोस्तों? अगला मापक यंत्र कौन सा है? इलेक्ट्रोस्कोप। ये किसी भी वस्तु में या किसी भी निकाय में विद्युत आवेश उपस्थित है या नहीं है, यही पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति मापने का यंत्र। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। ये स्कोप देखता है कि इलेक्ट्रिक का स्कोप है कि नहीं, किसी भी निकाय में इलेक्ट्रिक आवेश है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं, इसी के लिए ये जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रोस्कोप।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत सारे मापक यंत्र हो गए और अगली क्लास में जो बचे हुए मापक यंत्र होंगे उनको हम देखेंगे एक व्याख्या के साथ, और इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको एक लिस्ट बना के आप इसको याद रखिए, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मापक यंत्रों से सवाल जरूर पूछता है। फिजिक्स में कुछ ही चीजें ऐसी हैं जिनसे सवाल जरूर पूछता है, उसमें एक चीज ये भी है, मापक यंत्र जरूर पूछेगा। तो इनकी एक लिस्ट बना के, इनका एक नोट्स बना के इनको पढ़िए और इनको तैयार करिए, ठीक है, ताकि आपकी परीक्षा में आपको असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।